मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब भी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा तिनका तिनका। इरशाद कामिल आज के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही सराहे जा रहे गीतकार। मलेर कोटला से उभर कर चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से होते हुए ये आज मुंबई की फिल्मी दुनिया को अपने शब्दों पर नचा रहे हैं। कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। शब्द, इनसे खास रिश्ता रहा है इरशाद का। शब्दों की खुशबू, खनक, आंच और गहराई, इन्हें खूब माप तोल कर कविता और गीतों को पिरोते पिरोते इरशाद उस मुकाम तक आ पहुंचे हैं जहां कविता और गीत एक हो रहे हैं और फिल्म संगीत को एक और महीन शायर मिल रहा है। सोचा न था, चमेली, शब्द, करम, जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, इनके गीत सादी सी अदा में बहुत कुछ कह जाते हैं। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां। दोस्तों के लिए लिखे प्रेम पत्रों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज बहुत से रंगों में घुले गीतों तक आ पहुंचा है और खुशगवार बात यह है कि इरशाद कामिल आज भी इनमें से अपनी तरह की कविता छांट ही लेते हैं। इनसे गुफ्तगू पेश है बिटवीन अस। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी। शुक्रिया। चंडीगढ़ में आप आए हैं, आप हिंदी डिपार्टमेंट के एक एल्यूमिनाई मीट में आप आज रहे सारा दिन। इसके साथ तो बहुत गहरा नाता है आपका पूरी शहर के साथ और खास करके डिपार्टमेंट के साथ। जी, मुझे लगता है कि शहर और डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं और मैंने सोचा है कभी कभी कुछ हुआ, कुछ बहुत अच्छा कुछ मैं कर गया तो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा सेकंड ड्राफ्ट के नाम से। अच्छा। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा मुझे लगता है यही चैप्टर होगा और वो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, किताबों के अलावा जिंदगी को पढ़ा, वो बहुत ज़रूरी भी होता है और बहुत मुझे लगता है आपकी सोच को या आपकी विचारधारा को एक मोड़ दे देता है। आपने बचपन में ही शायद कविता करनी शुरू कर दी थी, पर वो पल याद है जब आपने ये सोचा कि शब्दों के साथ ही नाता जोड़ने वाला हूँ? मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस शायद लिख के कर सकता हूँ। बहुत ही इनिशियल डेज में जब मैं कॉलेज में था दोस्तों के लिए लव लेटर लिखता था। अच्छा। okay. तो वो उसकी वजह सिर्फ ये थी उस टाइम पे क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। जी। अब 5, 7, 10 दोस्त उस के लिए ये अच्छा, काम किया। कोई लव लेटर याद है जो आपको याद हो कि क्या कैसे लिखते थे वो? क्योंकि ऐसी बातें हमने सिर्फ सुनी है, मतलब आज के दौर में और काफी देर से। आई डोंट थिंक लव लेटर्स का कोई जमाना मैंने देखा हो। नहीं, लव लेटर का एक बहुत ही खूबसूरत जमाना रहा है और मुझे लगता है कि लिटरेचर में या फिल्मों में ये जमाना रहेगा। आजकल लव लेटर मेल्स पे आने जाने लग गए हैं, लेकिन वो रूह नहीं होती, वो जिंदगी नहीं होती जो एक हाथ से लिखे हुए एक पैड खरीद के आदमी कोई स्टेशनरी से खूबसूरत सा फूलों वाला खुशबूदार पैड लेके आए और फिर उसको रात भर बैठ के लिखे।
तो वो शुरुआत वहां से हुई थी मेरी। और फिर जब 2-3 दोस्तों ने मुझसे लेटर लिखवा लिया तो मुझे चौथे 5वीं बार लगा कि मैं तो एक ही बात यार बार बार सबको लिखे जा रहा हूँ। तो उसमें कुछ नयापन लाने के लिए थोड़ी सी पोएट्री डाली, थोड़ा सा कुछ किया। मुझे याद है मैं डॉक्टर बशीर बदर साहब का एक शेर है बहुत यूज करता था कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। और फिर कैसे ये लिखना मेरे खून में उतरता गया और किस तरह से सारी मेरा एक जिसे कहते हैं बेंट ऑफ माइंड उस तरफ बन गया, और वो मुझे भी पता नहीं चला। ठीक है, आपने ये सारे शायर पढ़े इसी बहाने, और फिर आपने पीएचडी की हिंदी लिटरेचर में। पर अगर सोचे तो एक जो कवि है आपके अंदर, वो कहाँ से इन्फ्लुएंसेस आपके हिसाब से सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली कहाँ से आपने पिक किया आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि आप सोसाइटी से बहुत मतलब मुतासिर होते हैं। अपनी जिंदगी जो आपकी होती है वो बहुत कम होती है आपकी राइटिंग्स में जी। उसकी वजह ये रहती है कि आपको अंदर कहीं एक ये डर भी होता है कि कोई मेरी इस कविता से, इस गजल से, इस शेर से वो बात पहचान ना ले जो मैं लोगों से छुपाना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सच होते हैं जो आप छुपाना चाहते हैं, फिर लेकिन वो वक्त ही समय के साथ साथ वो हौसला आपको हो जाता है कि मैं एक राइटर हूँ यार, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ। तो वो कभी आपको अपनी जिंदगी मुतासिर करती है, आप उससे प्रभावित होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपने कुछ देखा, कुछ सुना, किसी ने कोई कहानी बताई, किसी ने सुनाई, वो आपकी साथ रह गई, आपकी जिंदगी में उतर गई, उस पे आपने कोई बात लिख दी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि जो आप लिखते हैं वो सब कुछ आपके साथ घटा होता है। पर जो एक्सपीरियंस फील ही नहीं किया तो फिर वो कैसे उसे उतारेंगे कन्विंसिंगली? ऑब्जर्व करके बहुत सारा। और दूसरी बात ये है कि किसी भी आर्ट में इमेजिनेशन एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है किसी भी आर्ट का। आप कह लीजिए अमीर खुसरो साहब से लेके आज तक के या आने वाले शायर जो हैं वो खूबसूरती पे या रोमांस पे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ लिखते गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी इमेजिनेशन में जो एक वो खूबसूरत कोई हसीना है या कोई लड़की है वो निहायत दुनिया की खूबसूरत लड़की है या वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उनकी इमेजिनेशन में उनकी महबूबा है वो वाकई और यकीनन आउट ऑफ द वर्ल्ड है और दुनिया की ही नहीं यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज है। वो उसके लिए लिख रहे होते हैं वो, और जो उनको मुझे लगता है कभी मिलती नहीं और लगातार वो उसके लिए लिखते भी रहते हैं उसकी खूबसूरती। जैसे मेरा ये एक शेर है कि कभी हीर कभी लैला कभी सोहनी का था शबाब, शायर हुए तो आखिरी दम तक जवां रहे। ना सर्दी में वो गर्मी ना गर्मी में वो ठंडक, तो उससे बिछड़ के पहले से मौसम कहाँ रहे। बहुत खूबसूरत है। आप जब हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे थे और कविता तो आप वैसे ही खुद के लिए करते थे, उस वक्त प्लान ऑफ एक्शन ये था कि आपने बाकायदा फिल्मों के लिए लिखना है आगे चलकर? ये बिल्कुल 100% मेरा प्लान था, 100% मेरा क्लियर था। और मैंने पीएचडी भी यकीन कीजिए ये सोच के नहीं की थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाऊंगा या मैं कह लीजिए पत्रकारिता में जाऊंगा। भारतीय हालांकि विद्या भवन से मैंने जर्नलिज्म भी किया। जर्नलिज्म क्यों किया कि जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक एक नौकरी का नहीं? मुझे जर्नलिज्म एक्चुअली अगर मैं वहां ना होता, फिल्म इंडस्ट्री में ना लिख रहा होता तो मैं जर्नलिस्ट होता। अच्छा। ये इकलौता प्रोफेशन है, कुछ देन भी है जिसकी सोसाइटी में और जो एक अहमियत भी रखता है और जिसकी बात सुनी भी जाती है और जो बात कहने की ताकत भी रखता है। तो अब प्लान, अब उस जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक लड़ाई का मैदान है और एक लड़ाई के मैदान में आप बिना हथियार के आप चले जाएं, वो आपकी समझदारी नहीं है। तो बेहतर ये है कि कुछ अच्छे कवि, कुछ अच्छे पोएट पढ़े जाए, उनको समझा जाए। वो ऐसे ही हो सकती थी कि आप पोएट्री पे पीएचडी कीजिए। आज की डेट में अगर मतलब आपको सी हरफी मुझसे लिखवानी है प्रोफेशनली, मैं वो भी लिख सकता हूँ। मैं आपको सेहरा लिखवाना है तो मुझे पता है सेहरा कैसे लिखा जा सकता है। कसीदा क्या होता है, कसीदा कैसे लिखा जाता है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। नज़म और गजल में क्या फर्क होता है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब आप
आपको एटलीस्ट आप करें या ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को इतने सारे टैलेंट की जरूरत नहीं है ना, सैडली। हाँ, मतलब सैडली जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, जानकारी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है जी। जो कॉन्फिडेंस आपकी राइटिंग में झलकता है। शब्दों की सादगी और उतनी ही गहराई का सफर हम और छांटेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इरशाद जी, किसी से पूछा जाए कि कवि और लिरिसिस्ट में इंसान चाहेगा कि अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं कवि रहना चाहता हूँ। फिल्म्स के लिए लिखने की जो ये आपकी जो, मुझे लगता है आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है। अगर मुझे कवि और लिरिसिस्ट में से चॉइस दी जाती या मैं ऐसा सोचता तो मैं शायद कवि नहीं बनता। इसीलिए शायद मैं गीतकार बन गया, क्योंकि मुझे लगता है कवि एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी मर्जी से विषय चुनते हैं, उस पे अपने विचार लिखते हैं। वो कविता अच्छी बनती है, बुरी बनती है या बहुत अच्छी बनती है, उनका सरमाया है। लेकिन जो आप गीत लिखते हैं वो मुझे थोड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि बहुत सारी लिमिट्स हैं। आप अपनी मर्जी का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आज अगर मेरा लिखने का मूड नहीं है तो मैं कह नहीं सकता कि आज नहीं मैं लिखूंगा भाई। और आप पे एक कॉमर्स का प्रेशर भी है, उसके साथ साथ एक टाइम लिमिट का, टाइम फ्रेम का प्रेशर भी है, और उसके साथ साथ कंपोजिशन का प्रेशर भी है। उस रास्ते को भी आप कैसे एक्सपेंड करते हो, उस कॉमर्स में भी कैसे आप पोइट्री डालते हो, ये आपका हुनर चैलेंज है। मेरे गीत पसंद भी कर रहे हैं, भले वो जब भी मैट हो या लव आजकल हो या कोई और अजब प्रेम की गजब कहानी या सोचा न था, यस, चमेली फॉर दैट मैटर, शब्द ऑल्सो। एक्चुअली बहुत सारा कॉमर्स है और कॉमर्स आटा है जो पेट भरेगा। जो लिटरेचर है वो नमक है, वो पेट नहीं भरेगा लेकिन स्वाद जरूर देगा आपको। तो मैं आटे में नमक बराबर लिटरेचर डाल रहा हूँ, कॉमर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी पिक्चर आई थी एक एक्शन रिप्ले, एक गाना था उसका तेरा मेरा नाम से। उसमें एक लाइन थी, अब तेरी सोच में रहता हूं मैं। बहुत सिंपल लाइन है, अब तेरी सोच में रहता हूं मैं। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग निकालने लगेंगे तो आपको परतें मिलेंगी जी। ये ऐसा भी है कि मैं तेरी सोच में रहता हूँ, ये ऐसा भी है कि मैं तेरी सोच में रहता हूँ कि तुम जो सोच रही हो वहां मैं उसमें हूँ। और उसके बाद भी अगर मैं इसका अगर तशरीह करता जाऊं, इसको खोलता जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन रुक जाएगी। आप उस इंडस्ट्री में हैं जहां ज्यादातर मीडियोक्रिटी, सरफेस लेवल के लिरिक्स चल जाते हैं, वहां पे आप अपने आप को उस लेवल से थोड़ा हटा के रखना, अपने आप को ये बार बार याद दिलाना कि मुझे इसी लिमिटेशन में रह के अपनी कविता जिंदा रखनी है, इसमें कितना जोर लगता है आपका? एक गाना वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मेरी पिक्चर आई थी, तो उसमें एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, पी लूं, क्योंकि वो इमरान हाशमी के पे गाना फिल्माया जाना था। और इमरान हाशमी पर्टिकुलर किस्म के गानों के लिए बहुत ही मशहूर है। एक जिस्मानी इश्क वाला एक लेवल उन पे लगा हुआ था, और ये प्रेशर मुझ पे भी था। अच्छा, डायरेक्टर ने बाकायदा आपको कह दिया था कि ऐसा ही कुछ लिखना है आपने? मुझे ये कहा गया था कि एक गाना है रोमांस का और वो इमरान हाशमी का गाना है, और वो थोड़ा करारा सा लिखना है। वो करारा सा मुझे समझ में नहीं आया कभी कि करारा सा क्या होता है। मैंने स्टार्ट गाना किया पीलू से, लेकिन बाद में मैं हल्का सा उस गाने को धीरे से, जिसे कहते हैं सूफियाना अंदाज की तरफ ले गया, और थोड़ा सा मैंने उसको जिस्मानी पोइट्री से बचा